ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार। तो मैदान में भी कौन सा मुख्य रूप से देंगे? उत्तरी। और द्वीप समूह जितने भी समुद्र में है उन सबको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है मुख्य रूप से 4। जबकि हम विभाजन इसका बहुत तरीकों से किया गया। किसी ने 20 में बांट दिया, किसी ने जब बांटा होगा तो उसने क्या किया होगा, ट्रांस हिमालय कोलम निकाल दिया, हिमालय कोलम निकाल दिया, फिर उसमें भी पूर्वी हिमालय कोलम निकाल दिया, दक्षिणी कोलम निकाल दिया, थार कोलम कर दिया। इस तरीके से कई विभाजन कर देंगे तो उनके जो पार्ट हैं सब पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से हमें इनको ही पढ़ना है। इनमें भी आज सबसे पहले जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो उत्तरी पर्वत का अध्ययन करेंगे। उत्तरी पर्वत यानी कि मुख्य रूप से क्या है, हिमालय। हिमालय इसमें 2 हिमालय है, एक तो है ट्रांस हिमालय है, दूसरा है हिमालय। ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय। ट्रांस हिमालय एशियन प्लेट का है। ये 2 बेसिक अंतर है, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय का नाम सुना है सभी ने? ये वाला पोर्शन जो भारत में दिख रहा होगा आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश माउंटेन, ये चारों मिलकर क्या है, ट्रांस हिमालय का निर्धारण करते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है ये हमारा जो हिमालय पर्वत है, भारतीय इंडियन जो हिमालय पर्वत है, उस पर्वत के निर्माण से पहले ही बन चुका था, बहुत साल पहले ही बन चुका था। ठीक है, तो इसीलिए उसको ट्रांस हिमालय की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद के जो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, वो तीनों अपने अलग चरण से हैं, अलग चरणों में बने हैं, उनको अलग रखा गया है। ठीक है, इन तीनों में विशेषताएं एक जैसी मिलेंगी, मतलब क्वालिटी अलग अलग रहेगी, लेकिन तीनों का फॉर्मेशन एक तरीके से हुआ, लेकिन उसका फॉर्मेशन अलग तरीके से हो चुका था। ठीक है, इसी का जब हम देखेंगे, ये हिमालय को आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पोर्शन एक मिलेगा, इधर को बीच में प्लेन हो जाएगा, फिर 2 है। जब आप इसके किनारे को देखेंगे ये इसी शेप में, ये उठा हुआ, ये बैठा, ये उठा हुआ, इसी शेप में देखने को मिलेगा। और ये आपका इधर साउथ वाला हो जाएगा, और इधर साउथ वेस्ट वाला, और इधर ईस्ट वाला। ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो हिमालय की बनी है, इसका भी कई कारण रहे हैं, है ना। उस कारण की वजह से ये ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिली। जो कारण बताए जाते हैं, हिमालय से इधर आपने देखा वो क्या है, आरावली माउंटेन, ये हिमालय है। हिमालय के इधर इस वाले हिस्से में ये आरावली है, दिख रही है, आरावली दिख रही है। इधर क्या है, ये आपका ईस्टर्न हिमालय है। इधर इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बेसिकली मेघालय का पड़ा है, तो मेघालय का पठार है। और इधर जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये गैप तो बाद में बन गया है, पहले ये गैप नहीं था, ये 2 मिले हुए थे, है ना। तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा, इससे इधर को इसमें खिंचाव हुआ। तो उन खिंचाव होने की वजह से ये हिमालय की जो शेप आज देखने को मिलती है, इस तरीके से देखने को मिलती है खिंचाव की वजह से। ठीक है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए हिमालय के बारे में। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 8,850
वो अधिकतम है। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 8,848। किसकी है ये? माउंट एवरेस्ट की है। हम पूछ रहे हैं एवरेज। एवरेज कितनी है? 6,000 मीटर। ठीक है, हिमालय की औसत जो हाइट है वो 6,000 मीटर है। उसमें कुछ 2,000 मीटर की होगी, कुछ 4,000 मीटर की होगी, कुछ 8,000 मीटर की है ना। इस तरीके से जब सबका औसत निकलता है तो 6,000 मीटर निकलता है। और इस हिमालय की जो पूरी ये यहां से लेके यहां तक की कितनी लंबाई है? कितनी है? अभी तक हिमालय के बारे में पढ़े नहीं होते कोई भी? 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर। और इसको देखो, खुद से देखो, ये कितना दिख रहा है? इतना इतना फैला हुआ है और ये इतना है, उसके आधे से भी कम। हाँ, तो किस साइड में हिमालय ज्यादा चौड़ा होगा? पश्चिम साइड में। ठीक है, पश्चिम साइड में हिमालय की जो चौड़ाई है, पश्चिम साइड में कश्मीर में है 400 किलोमीटर और पूरब में है 150 किलोमीटर। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को याद रखना। पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है, पूरी इसकी लंबाई हिमालय की 2500 किलोमीटर है और पूर्व की ओर 150 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो टोटल जो एरिया है इस पूरे हिमालय क्षेत्र का वो है 5 लाख किलोमीटर पर किलोमीटर, 5 लाख पर किलोमीटर। ठीक है, इतना पूरा एरिया है इसका। और यहाँ पर मुख्य जो नदियां हैं जो हिमालय से पहले से ही बनी हुई थी वो 2 हैं। कौन सी? एक सिंधु और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा वगैरह जो बनी है वो बाद में नदियां आई हैं जब हिमालय का निर्माण हो गया था। कुछ 2-4 पॉइंट नोट कर लो, तेजी से नोट कर लो, फिर आगे मैं समझाऊंगा इसको। पहले तो हेडिंग डालिए, भू आकृतिक प्रदेश, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, इसमें लिखे नंबर 1 उत्तरी पर्वत, नंबर 2 ग्रंथ मैदान, उत्तरी पर्वत ग्रंथ मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और नंबर 4 भारतीय तट तथा द्वीप। भारतीय तट तथा द्वीप। नंबर 1 उत्तरी पर्वत, जो ये लिखे हुए हैं उत्तरी पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान और इसमें तट और शामिल कर देना, तट और द्वीप समूह, द्वीप 4 हो गए। अब उत्तरी पर्वत के अंदर पॉइंट्स लिख लीजिए। उत्तरी पर्वत के अंदर पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1 पॉइंट छोटा सा लिखवाऊंगा, औसत ऊंचाई 6,000 मीटर। दूसरा पॉइंट पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक, पूर्व में म्यांमार तक 2,500 किलोमीटर लंबाई तथा औसत रूप से 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई।
240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई, जिसमें कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 140 किलोमीटर चौड़ाई तथा कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। दूसरा इसी अगला पॉइंट देखिए, इसी में इसका क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तरी हिमालय की उपशाखा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में नॉर्थ से उत्तर से साउथ की ओर फैली है। तो पूरा हिमालय की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन जो इसकी उपशाखा है वो नॉर्थ टू साउथ है। यह विश्व का सबसे नवीन पर्वत है, जो 3 समानांतर श्रेणी में फैला है। नंबर 1 हिमाद्री, महान हिमालय। नंबर 2 हिमाचल, लघु हिमालय। और नंबर 4 शिवालिक या बाह्य हिमालय, अलग अलग नाम भी आ जाते हैं। अगला पॉइंट सिंधु सतलुज, काली कोसी, सिंधु सतलुज काली कोसी ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों ने हिमालय को काटकर गहरे खड्डों का निर्माण किया है। गहरे खड्ड का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? अभी समझ रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार करिए। गहरे खड्डों का निर्माण किया है, ठीक है। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था पर्वत का। अब हेडिंग डालें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अब उस पर बात करेंगे तब समझ में आएगा।
देखो प्लेटों का मूवमेंट जानते हैं सभी, प्लेटों के मूवमेंट जानते हैं। प्लेट 3 प्रकार के मूवमेंट करती है। एक जब आमने सामने टकराती है इसको क्या कहते हैं, नहीं पता? नए एडमिशन भी आ रहे हैं इसमें, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ज्योग्राफी वाले बताओ। जब दो प्लेटें आमने सामने टकरा रही इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, यानी कि जब दो प्लेटें चल के आई, टकरा गई, टकराने के बाद क्या होगा? एक ऊपर चढ़ जाएगी, एक नीचे चली जाएगी, ये तो होगा, है ना? ऊपर कौन सी जाएगी? ये इस तरीके से हो जाएगा। जो भारी होगी वो नीचे जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर जाएगी, है ना? तो एक तो कंडीशन होती है ये प्लेटों की। दूसरी कंडीशन होती है दो प्लेटें हैं, उन दोनों प्लेटों में एक प्लेट इधर को भाग गई और एक इधर को भाग गई, है ना? तो क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। हिंदी में से कहते हैं रचनात्मक। रचनात्मक प्लेट या संरचनात्मक प्लेट। डाइवर्जेंट है ना, वो कन्वर्जेंट। तो इसमें क्या हो गया कि प्लेट एक दूसरे से दूर भागी। तो अब देखो, पहले जब दो प्लेटें दूर से आ रही थी, टकराई आपस में, टकराने के बाद क्या हुआ? ये हाथ मेरे इतने बड़े थे, है ना, ये हाथ मेरे इतने बड़े थे, टकराए तो क्या हो गया? हाथ साइज छोटा हो गया ना, हो गया। यानी कि हमारा जो लैंड था उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो यानी कि कोई नई चीज बन रही होगी। जब दो प्लेट टकराई होंगी तो नया क्या बन गया? टकराने के बाद एक चीज ऊपर उठ गई तो ये क्या बन गया? कोई माउंटेन बन गया, है ना? अब दूसरा क्या हो गया? ये हाथों के बीच में ये गैप है, ये है, ये फैला हो गया। तो क्या हुआ? जो एरिया था, ये एरिया पहले क्या था? इतना था, अब इतना की जगह ये इतना हो गया। तो क्या हुआ? ये फैल गया, फैला हो गया। तो यानी कि कोई नया विस्तार हुआ, है ना? तो इस प्लेट के किनारे क्या होता है? विस्तार होता है। इस प्लेट के किनारे क्या होता है? कुछ नया निर्माण होता है ना? और तीसरी प्लेट वो होती है, वो क्या होती है कि एक दूसरे के अगल बगल से खिसक जाती है। दो प्लेटें हैं आपस में इस तरीके से चिपकी हुई है, एक ऊपर उठ गई, एक नीचे चली गई, अगल बगल से खिसक जाती है। तो उससे क्या होगा? मान लीजिए कि ये समुद्र है, समुद्र का तल है, नीचे से अचानक से ये प्लेट ऊपर को आ गई, तो ये क्या बनेगा? एक द्वीप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी कि एक नया आइलैंड बन के रूप में कुछ ना कुछ चीज दिखने लगेगी। तो इन तीनों के सहारे कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है, इन प्लेटों के सहारे। और ये तीनों प्लेटें पूरी जो दुनिया में जो हमारी ये माउंटेन है या ये समुद्र है, ये घाटियां हैं, ये बे हैं, खाड़ियां हैं, ये सब जितने भी ओशन हैं, सीज हैं, इन सब के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं ये सारी प्लेटें ही जिम्मेदार हैं। जैसे जो ये अटलांटिक सागर है, एस शेप में है, ये लगातार क्या कर रहा है? लगातार इसमें फैलाव हो रहा है, यानी कि ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये लगातार ऐसे फैल रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये वाला, यहाँ जो प्लेट है, ऋणात्मक प्लेट है, आपस में टकरा रहे हैं, तो यहाँ माउंटेन बने हुए हैं, पूरे माउंटेन बने हुए हैं कि जब ये इधर को जाएगा तो किसी चीज से टकराएगा ही टकराएगा। समुद्र से टकरा रहा है तो समुद्र से टकरा रहा है तो यहाँ माउंटेन बन रहे हैं। तो ऐसे ही भारत की जो स्थिति थी, वो पहले
जो आज की स्थिति में है, इंडिया जो आज की स्थिति में है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, आज की कंडीशन में ये है। ये भी ऊपर को चलता गया, चलते चलते इसने क्या किया, ऊपर से एशियन प्लेट है ये, इससे जाके टकराया। ये दोनों क्या हुए, टकराए। तो इनके टकराने के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब ये टकराए कैसे, कौन से प्लेट थी, कौन से फैक्टर थे, क्या थे, वो कंडीशन आप समझिए। पहले तीनों प्लेट तो समझ गए ना, तीन प्लेट के किनारे समझ गए, तीनों के सहारे क्या क्या होता है, इनके सहारे क्या क्या होता है वो बता देता हूं। जब विनाशात्मक प्लेट है, दो प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा, माउंटेन बनेंगे। क्लियर, माउंटेन बनेंगे, भूकंप आएंगे और केंद्रीय उद्गार वाले वोल्केनो बनेंगे, और जब ये वाली प्लेटें होंगी तो यहाँ क्या होगा, कोई चीज यहाँ से हमने फाड़ दी तो क्या होगा, घाटी बन जाएगी, तो हल्के भूकंप आएंगे। खुद सोचो, इस प्लेट को दो पार्ट में किसी से काट दें, काट कर अलग कर दो, आवाज आएगी, हल्की फुल्की आएगी अलग करने में। किसी लकड़ी को तोड़ दो, हल्की सी आवाज आएगी, और जब दो चीजों को ऐसा मारोगे देखे तो आवाज बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, जब विनाशात्मक किनारा होता है उसके सहारे जब प्लेटें टकराती हैं तब क्या होता है, बहुत तेज वाले भूकंप आते हैं, और जब प्लेट दूर हटती है, तालाब होता है, तो भूकंप बहुत हल्के आते हैं, है ना। उसका कारण भी जान लो। हाँ अभी क्लास में है, तो ऐसा करो, ये तो जरूरी काम है ना, अभी थोड़ी देर बाद आ जाओ, 3:30 देखो इस चीज को समझ लो, ये प्लेट आ गई नीचे और ये प्लेट मुड़ गई। अब ये कहाँ आ गई, मेंटल समझते हैं ना, है? मेंटल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना। अरे जिसमें से आपका वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो मैग्मा निकलता है, मेंटल समझते हैं ना, द्रवित अवस्था में थोड़ा मेंटल में आ गई। ये कैसी थी, ठोस थी, मेंटल में जाएगी तो क्या होगा, पिघल जाएगी ना। अब कोई चीज पिघल गई, पिघलने से क्या होगा, गैस बनेगी। तो ये देखो कितनी नीचे से ऊपर को वो गैस निकलने का प्रयास करेगी, और उसमें भी ऊपर क्या बैठा हुआ है, माउंटेन है। तो जब वो निकलेगी तो इतनी तेज वो आवाज करती हुई निकलेगी, क्योंकि उसे बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर अपने साथ लेके आ रही है। वहीं दूसरी ओर ये प्लेट थी, ये प्लेट थी, यहाँ पे कोई क्रैक पड़ गया, प्लेट इधर चलने लगी, और नीचे क्या है, मेंटल। तो मेंटल से अचानक से क्या है ना, नीचे का जो मैग्मा था वो निकल के ऊपर को आ गया। तो इसमें कोई उसको दबाव पड़ा, कोई दबाव नहीं, आराम से फटा हुआ था, नीचे आ गया। तो इसीलिए जो दरारी वोल्केनो होते हैं, जो दरार के सहारे मैग्मा निकलता रहता है, वो सब इसके सहारे होते हैं, है ना। आपने देखा होगा, उसका नाम सुना होगा, हवाई द्वीप का सुना है। हवाई द्वीप को जब देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो फटते रहते हैं, ऐसे ही दिखते रहते हैं ऊपर से ही, है ना। वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, सबके सब वो दरारी उद्गार के और इस वाली प्लेट के एग्जाम्पल हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपने नाम सुना होगा, ये वाली पूरी बेल्ट देखिए, इस पूरी बेल्ट के सहारे जितने भी वोल्केनो हैं, चाहे वो आपका कोटोपैक्सी हो, है ना, इसके अलावा यहाँ वाला इटली के देख लीजिए, सिसिली हो, कोई भी हो माउंटेन
जो बहुत खतरनाक वाले वॉल्केनो हैं वो सबके सब आपके इस किनारे इसके सहारे मिलेंगे। दूसरा और एग्जाम्पल लीजिए, हमारे देश में जब भी पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप आता है तो कितनी तीव्र गति का आता है ना। ये सीस्मिक जोन 7 से 8 वाले में है, यानी कि कभी भी अगर भूकंप आएगा तो इतना खतरनाक आएगा कि पूरा तहस नहस हो जाएगा। और इसके सहारे सीस्मिक जोन कितना होता है, 3 से 4 कितना होता। वहाँ है 7 से 9 इतना हाई वाला। तो इसी से हम अंदाजा लगा लिए कि कितना खतरनाक तरीके से ये टकराव होता होगा। आज भी हो रहा है, पर्वत टकराव चल रहा है, पीछे भी भूकंप आया था, वो सभी इसी के एग्जाम्पल थे। ठीक है, तीनों प्लेटों को समझ लो। ये समझने के बाद ही आपको हिमालय की उत्पत्ति समझ में आएगी। अब देखो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई उसको समझो। ये है आपका ट्रांस हिमालय नंबर 1, फिर है आपका ग्रेटर हिमालय, फिर है आपका लेसर हिमालय, फिर है आपका शिवालिक, और ये आ गया नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से ये पर्वत एक इस स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, यानी कि ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो केवल ऐसा नहीं है कि एक बार झटका लगा तो वो बन के खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। उस हिमालय के बनने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस में जो ये प्लेटों का मूवमेंट था, ये मूवमेंट था, ये अलग अलग तरीके से, कभी एक बार झटका लगा तो ये बन गया, दूसरी बार झटका लगा ये आगे चले तो दूसरा बन गया, तीसरा झटका लगा तीसरा बन गया, फिर चौथा झटका लगा चौथा बन गया, और 5वां झटका अभी लगना बाकी है ना, अभी लगा नहीं। तो इसी तरीके से जब 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 एक झटके लगे तब तक एक एक हिमालय का निर्माण होता चला गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांस हिमालय की। हिमालय को समझाने के लिए कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए। लोगों ने बताया कि भाई इस तरीके से हुआ, जिसमें कि कोबर का था, होम्स का था और एडवर्ड का था। इतने लोगों ने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आज मान्य है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने जो सिद्धांत दिया उसको ही मान्य घोषित किया गया। उसने प्लेटों के मूवमेंट के कारण हिमालय का निर्माण बताया था। ठीक है, अब जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, इंडियन प्लेट, इस तरीके से दो प्लेटें थी। इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक सागर था जिसको क्या नाम देते थे,
क्षैतिज सागर, ठीक है, ये दो प्लेट थी। इन दोनों प्लेटों में मूवमेंट था। ये इसके ऊपर नदियां बहती थी। इन नदियों द्वारा उस सागर में लगातार क्या किया जा रहा था, डिपॉजिट जमा किया जा रहा था, है ना? जो मलबा था वो जमा कर रहे थे। पहले एक लेयर बनी, इतना गहरा था, इतना लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर बन गई, फिर चौथी लेयर बन गई। तो इस तरीके से जो लेयर्स बनती गई, तो ये लेयर्स किस रूप में बन रही थी? ये लेयर्स, इन लेयर्स को कौन सी चट्टान बोलेंगे? कौन सी चट्टान है ये? अपसादी सेल के रूप में ये लेयर्स बनती चली गई, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उसका प्रेशर होता बढ़ता चला गया, वजन बढ़ता चला गया और प्लेटों में मूवमेंट हो ही रहा था। फिर अचानक से जब ये फोर्सेस बढ़े तो अगले स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हुआ इसका, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, इसका एक किनारा ऊपर को दबाव के कारण खड़ा हो गया। जब एक किनारा दबाव के कारण खड़ा हो गया तो वो बना ट्रांस हिमालय, ठीक है। बाकी स्टेज ऐसी की ऐसी ही बनी रही, ठीक है। एक किनारा जो ऊपर की ओर खड़ा हो गया तो वो बन गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बनने के बाद जो ये वाला स्थिति थी, जो बची हुई थी, बचा हुआ मलबा फिर नीचे को जाता रहा और नीचे को इसमें दबाव हुआ, और नीचे को दबाव हुआ। दबाव होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर से पिघल गया, है ना। पिघलने के बाद फिर उसने निकलने की कोशिश की यहाँ से गैस के रूप में बन गया, तो यहाँ पर वोल्केनो बना। अब मुझे ये बताइए, क्या हिमालय में वोल्केनो मिलता है कोई वोल्केनो का नाम बता सकते हैं? कोई है? अभी मैंने आपको बताया कि दो प्लेटें जब टकराएंगी तो वहां पर केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी बनता है। क्या हिमालय में कोई वोल्केनो है? क्यों नहीं? क्यों नहीं है वहां पर वोल्केनो? महाद्वीपीय दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं। क्योंकि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं। वोल्केनो के लिए क्या चाहिए? गैस चाहिए। और जब ये प्लेटें कैसी थी? महाद्वीपीय। इनके बीच में एक क्षैतिज सागर था, वो भी किससे भर गया था? मलबे से भर गया था। तो यहाँ पे पानी की कमी होने के कारण जो वोल्केनो बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। गैसेस वो निकलकर ऊपर को नहीं आ पाई, चिपके रह गए, यानी प्लेटें क्या हुई? चिपक गई आपस में। पिघली जरूर, पिघलने के बाद वो ऊपर नहीं निकल के आई। इसीलिए हिमालय पर्वत में कभी भी वोल्केनो नहीं मिलते हैं। बाकी पूरी दुनिया में जहां भी दो प्लेट आपस में टकरा रही है वहां हमेशा केंद्रीय उद्गार का वोल्केनो मिलेगा। केवल एक यही ऐसा इंडिया है जहां पर इस प्रकार के वोल्केनो देखने को नहीं मिलते हैं। उसका कारण है महाद्वीपीय प्लेटों का होना, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेज आई। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? जो मलबा ये था उसमें एक हिस्सा और उड़ गया, और इन दोनों के बीच में एक थ्रस्ट रह गई, जिसको नाम दिया गया ITS-Z।
अब ये क्या होता है, ये ऐसे समझ लो, ये मेरा हाथ देखो, ये इस पर चिपका, भाई ये ऊपर उठ गया, तो इस ये प्लेट मान लीजिए कि ये 5 डेंसिटी की है, दूसरी बार 4 डेंसिटी की है, दोनों की मिट्टी में अंतर होगा ना। तो जहाँ जो दोनों की, ये जो मेरे हाथ में जो ये गैप दिख रहा है, ये वाला चिपका हुआ जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप है यही क्या कहलाता था, थ्रस्ट कहलाता था। यानी कि वहाँ हमें एक अलग प्रकार की एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो स्ट्रक्चर हर प्रकार के हिमालय में, यानी कि अभी तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रांस और महान हिमालय की, तो इसके बीच में जो चिपका हुआ जो हिस्सा था वो उसको नाम दिया गया ITSZ। इसके बाद जब दूसरा बनेगा तो उसके बीच में भी ये गैप मिलेगा, तो वो जो गैप बना रहा वो उसी गैप को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। तो दूसरे घटके को बन गया क्या आपका, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। इसके बाद फिर तीसरा झटका लगा, उस तीसरे झटके को बन गया लेसर हिमालय, इनके बीच में गैप रह गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, चौथा झटका लगा और बन गया आपका शिवालिक। MBT, MCT। और शिवालिक के बाद क्या कहा, क्या रह गया, ये क्या रह गया, मैदान। तो इसके बीच में भी एक है, ये नाम बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, है ना, इसको नोट कर लेना। पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो हिमालय बन रहा था क्या समझ में आया, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ? मेन फॉर्मेशन बस आपको ये समझना है, टैक्सी सागर था, उसमें एक झटका लगा, एक हिमालय बना, दूसरा झटका लगा, एक और बन गया, तीसरा हुआ तो तीसरा बन गया, चौथा बन गया। इस तरीके से ये हिमालय बनते गए। अब इनके ड्यूरेशन अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है, सबका क्या टाइमिंग है ये सब अभी मैं करवा दूंगा, लेकिन आप एक प्रोसेस समझ लीजिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया ना? ऐसे सागर था जिसमें दबाव के चलते, दोनों चट्टानों के दबाव के चलते सबसे पहले एशियन प्लेट में दबाव पड़ा और उस प्लेट का एक हिस्सा ऊपर उठ गया। उसके ऊपर उठने के कारण ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। फिर इंडियन प्लेट और तीव्र गति से आगे बढ़ी, ये प्लेट आगे को बढ़ी, इसके आगे बढ़ने से फिर आगे चल के इंडियन प्लेट में दबाव पड़ा और वो प्लेट का एक हिस्सा ऊपर को उठ गया। उसके ऊपर के उठे हिस्से को हमने ग्रेटर हिमालय कहा। फिर ये अलग टाइम पीरियड में फिर दबाव पड़ा, फिर एक हिस्सा ऊपर उठ गया तो लघु हिमालय बना, फिर ऊपर उठा शिवालिक बन गया। अब लास्ट वाला जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कैसे बच गया? जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या हुआ, देखो कोई भी जब दो प्लेटें टकरा रही है, ये टकराने की वजह से क्या होगा, जो हिस्सा ऊपर तो उठ रहा है लेकिन इनके बीच में क्या रहता है, गैप रह जाता है। वो गैप क्या होती है, एक तरह की खाई होती है। उस खाई में जो नदियां इसके ऊपर से आ रही हैं, पर्वत के ऊपर से, वो नदियां इस गैप को भरती हैं। किससे? मिट्टी से। मिट्टी से भरती चली जाती है, भरती चली जाती है, तो उसके जमाव के कारण प्लेन बन जाता है। आगे चल के फिर से इस पर दबाव पड़ेगा तो ये प्लेन भी क्या होगा, ऊपर तो उठ जाएगा, है ना, नया हिमालय बन जाएगा कोई। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है हिमालय के बनने का, ठीक है। अब हिमालय के बनने के बाद हमें जो मेन हमारा टास्क है वो है, जो हमारा एग्जाम में आएगा, कि आखिर इन सबकी क्या क्या विशेषता है, हर हिमालय की क्या पर्टिकुलर विशेषता है वो आपको जानना है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करना है, सब लोग जो है ना, ये वाला एक डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ बना लीजिए
और उसमें उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा कंटेंट लिख पाऊँ। ये डायग्राम बना लीजिए। नाम डाल दीजिएगा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लाइन खींचिएगा, इनके नाम लिखिएगा। इसका नाम वही लिख लो MFF, इसका लिखो MBT। इनकी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ क्या है। फिर MCT और फिर ITSZ। ये बनाइए। बनाने के बाद इनके लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए कि MFF की लिखिए मेन फ्रंटियर फाल्ट, मेन फ्रंटियर फाल्ट। इसको एक और नाम देते हैं MFT, इसी का नाम है। इसका भी लिखो मेन। ये सवाल कैसा आएगा, शिवालिक और प्लेन, उत्तरी प्लेन के मध्य में जो फ्रंटियर एरिया उसका क्या नाम है, इस तरीके से आएगा MFT। इसका लिखो मेन फ्रंटियर थ्रस्ट। उसका MBT का लिखिए मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MCT का लिखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लिखिए इंडो तिब्बत सांको जोन, इंडियन तिब्बत सांको जोन। ठीक है, अब हेडिंग डालें नंबर 1 पॉइंट लिखें हिमालय पार या क्षैतिज हिमालय या ट्रांस हिमालय। हिमालय पार, क्षैतिज हिमालय या ट्रांस हिमालय। इसमें आप पॉइंट्स लिखेंगे, फैक्ट लिखेंगे, क्या क्या फैक्ट है। इसकी चौड़ाई जो है वो 40 किलोमीटर है। ये पूरी जो चौड़ाई है इसकी 40 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 980 किलोमीटर। लंबा है, चौड़ा 40 किलोमीटर। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश। अगला पॉइंट काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश श्रेणी। अगला पॉइंट छूट जाता है क्या फायदा, अगर छूट जाता है क्या फायदा, 4 महीने बाद छूट जाता है। धीमे बोले, रिपीट कर दिया करो, लगातार बोलते जाते हैं, छूट जाता है। चलो स्लो बोले, ठीक है।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां। अगला पॉइंट देखिए, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 3100 मीटर से लेकर 3100 मीटर से लेकर 3700 मीटर तक है। अगला पॉइंट है, यह बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों के प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अगला पॉइंट, इस हिमालय पर वनस्पति का अभाव है। देखा ना, लद्दाख को देखा है, लद्दाख में कभी आपको पेड़ दिखाई देंगे, देते हैं, पेड़ विहीन है, तो यहाँ पेड़ नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें काराकोरम इसकी सबसे महत्वपूर्ण चोटी श्रेणी है, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिसे एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। काराकोरम अफगानिस्तान, भारत तथा चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। काराकोरम भारत, पाकिस्तान तथा चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला पॉइंट, यह पश्चिम में पामीर की गांठ, ये देखो, ये भारत का है ना, ये इसके ऊपर ही यहाँ पर है, ये पामीर की ऊपर नहीं, थोड़ा सा इधर है, काराकोरम इससे आगे ऐसे ऐसे चलती है, पामीर की गांठ से मिलती है।
काराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 स्थित है। इस हिमालय क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर, वोल्टेरो ग्लेशियर, तथा सिगार घाटी प्रमुख है। काराकोरम पर्वत का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। प्लायोसीन युग में हुआ है। ठीक है, अब नंबर 2 लिखे महान हिमालय। डैश लगा के लिख लें इसके आगे, माला जोहर फेज, माला जोहर फेज। तो डैश लगा के ब्रैकेट में लिख लें, अंतिम इयोसीन डैश ओलिगोसीन, अंतिम इयोसीन डैश ओलिगोसीन। ये इसके क्या है ना, टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। अंतिम इयोसीन और ओलिगोसीन। ठीक है, पॉइंट है इसके पॉइंट है। महान हिमालय एक अविच्छिन्न, ये देखो ये महान हिमालय है, यहाँ से चलेगा सीधा यहाँ नेपाल होते हुए यहाँ तक पूरे में एक ही पर्वत श्रेणी के रूप में है ये। यानी अविच्छिन्न का मतलब है कि इसमें अलग अलग डिवीजन नहीं हुए। जैसे लघु हिमालय जब हम देखेंगे तो उसमें आ जाएगा पीर पंजाल आ जाएगा, धौलाधार आ जाएगा, मसूरी रेंज आ जाएगा, है ना, महाभारत रेंज आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पूरी एक श्रृंखला के रूप में है, सिंगल, इसीलिए इसको अविच्छिन्न हिमालय कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में, आर्कियन शैलों से निर्मित है, जिसमें आर्कियन शैलों से निर्मित है जिसमें ग्रेनाइट शिस्ट, आर्कियन शैलों से निर्मित है जिसमें ग्रेनाइट शिस्ट, नाइस चट्टानें प्रमुख है। और इसके अंदर यानी कि ये रहने वाले हैं, इसके बीचों बीच पर अंदर की ओर जो है वो कैसी चट्टान देखने को मिलती है, कायांतरित। यानी कि अगला पॉइंट देखो, हिमालय के मध्य में आंतरिक भागों में कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। अगला पॉइंट, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है।
6100 मीटर है। विश्व की, अगला पॉइंट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां महान हिमालय पर स्थित है। जैसे कितने के नाम बता सकते हो? महान हिमालय पर स्थित चोटियों के बताओ। एक तो कॉमन ही है, महान हिमालय पर स्थित जो चोटियां हैं, जैसे हिमालय है, इस हिमालय की पीक होती है ना, ये चोटी हो गई, दूसरी चोटी हो गई, तीसरी हो गई, चोटी हो गई। कोई एक नाम बताओ। अरे उसका कॉमन नाम है एवरेस्ट। आपको पता नहीं है कि वो महान हिमालय पे है? तो याद कर लेना, हर हिमालय का अलग अलग चोटी है। अभी मैंने बताया ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? K2। और K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हिमालय की। वो क्या था? ट्रांस हिमालय। अब हम महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय की जो चोटियां वो अलग है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, लिख लो माउंट एवरेस्ट। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय पर। दोनों में अंतर समझ जाना। मैंने अभी बताया भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? K2 है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय में कंचनजंगा। दोनों सवालों में अंतर है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, भारत की हिमालय पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी ना है, आगे भी कोई चीज। जैसे ये चल रहा था कंचनजंगा, मकालू, क्रम से बता रहा हूँ ये ऊंचाई की। मकालू, धौलागिरी, मानालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये क्रम से है। सारी की सारी जो चोटियां ये सब किस पे स्थित है? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मानालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। अगला पॉइंट लिखें, ग्रेटर हिमालय पर महत्वपूर्ण धब्बे भी देखने को मिलते हैं। जैसे बुर्जिल, तथा जोजिला। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कौन लगा के? लापचा तथा सिक्किला, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। लापचा तथा सिक्किला। थान, इसके अलावा कोमा लगाओ, थांगला तथा नीतिला। थांगला, नीतिला। लिपिलो, क्या क्या लिखे? थांगला, नीतिला तथा लिपिलो, लिपिलेख। ये है उत्तराखंड के। नाथुला तथा जलेबला, ये कहाँ है? सिक्किम।
दर्रों के नाम मैंने लिखवा दिए हैं, और भी बहुत सारे दर्रे हैं। घर जाके ये काम करना, एटलस में जितने दर्रे हैं वो दर्रे किस किस मार्ग को जोड़ते हैं इसको भी तैयार कर लेना। इसको भी सवाल पूछता है, ये सवाल आ जाएगा कि जो आपका बुर्जिल है किसको जोड़ता है, तो बुर्जिल श्रीनगर से गिरकट तक को जोड़ता है, तो मार्ग जो है। ऐसे जोजिला है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है ना। तो ये सवाल आते हैं इस तरीके के, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखे पॉइंट इसी में, माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी, माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी सागरमाथा तथा गौरी शंकर नामों से भी जानते हैं। ये नाम कहाँ लिए जाते हैं? नेपाल में। नेपाल में इसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं है, इसको ध्यान रखना। नेपाल में इसको पर्वतों की रानी कहते हैं, सागर माता माला कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं। अगला पॉइंट, गंगोत्री, मिलाम तथा जेमू, मिलाम तथा जेमू श्रीमुख ग्लेशियर है, इस पर मिलने वाले प्रमुख ग्लेशियर है। ठीक है, अब आएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय को समझने से पहले एक पॉइंट और, एक बात और समझ लें। लघु हिमालय जब बन रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, जो ये प्रेशर था, ये प्रेशर जो था बहुत तेज हो गया था, है ना। तो जब ये प्रेशर बहुत तेज हो गया, तो तेज होने के कारण क्या हुआ, चट्टानों की टूट फूट कुछ ज़्यादा हो गई। तो इसीलिए जो लघु हिमालय है, जैसे मैंने अभी बताया, ग्रेटर हिमालय सीधा एक लाइन के रूप में है, लेकिन लघु हिमालय क्या है, किस तरीके से है, वो एक साथ नहीं है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। कारण क्या था, उसमें जो प्रेशर था वो प्रेशर बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया। तीव्र होने की वजह से वो टूट गया कई जगह से। टूटने की वजह से सबका अलग अलग नाम है। सबसे पश्चिम में भी बंजाल, धौलाधार, कुमाऊं, मंसूरी, दार्जिलिंग, बीच महाभारत भी है। इस तरीके से इसका अलग अलग नाम डाला गया। और दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत आती है, जो थ्रस्ट मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि थ्रस्ट हुआ था, तो जब इसमें दबाव पड़ा तो कोई एक चट्टान इस तरीके से थी, बोलने के बाद फोल्ड ऐसे होता है, बलन ऐसे पड़ता, बलन पड़ा, तो इस पे इतना दबाव पड़ा इनके बाद भी कि ये चट्टान क्या हुई, यहाँ से क्रैक हुई और ये खिसक कर आगे भाग गई, और ये यहाँ रह गई और ये गिर के आगे चली गई, वो आगे चली गई। तो इससे क्या होगा, ओवर फोल्डिंग हो गया, यानी कि एक फोल्ड था वो टूट गया, उसके टूटने से वो फोल्ड आगे भाग गया। तो इस तरीके की जो भाग गई थी इसमें स्ट्रक्चर को नेपे कहते हैं, इनका एक पर्टिकुलर नाम देते हैं नेपे। ये नेपे जो है मुख्य रूप से लघु हिमालय के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। अब खुद सोचिए, ये चट्टान सब एक जैसी थी, एक जैसी ही थी, इसमें जो नीचे होगी वो कैसी होगी, फोल्ड होगी, जो ऊपर वाली चट्टान होगी वो कैसी होगी, न्यू होगी, ऐसी होगी ना। अब जब टूट के ये आगे चली गई तो ये चट्टान तो फिर खाली हो गई। तो खाली होने से क्या हुआ, हमें ओल्ड चट्टान ऊपर मिलने लगी और न्यू चट्टान नीचे मिल गई। तो इस वाले पूरे हिमालय में हमें पुरानी चट्टानें ऊपर को देखने को मिलती हैं और नई चट्टानें नीचे दबी हुई मिलती हैं, है ना। तो ये किस कारण से हुआ, इसमें अधिक फोर्स लगने के कारण इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है।
ठीक है, तो इस लघु हिमालय के अंदर पॉइंट सीख लीजिए। इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, लेसर। लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण मध्य मेयोसिन में हुआ। ये अगला पॉइंट यह है, एमसीटी तथा एमबीटी के मध्य का क्षेत्र है। एमसीटी तथा एमबीटी के मध्य का क्षेत्र है। अगला पॉइंट, नेपाल पंजाब में समानांतर श्रेणी के रूप में स्थित है तथा कुमाऊं में छिटपुट पठारों के रूप में स्थित है। जैसे धौलाधार, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत के ब्रैकेट में लेना, नेपाल में। मसूरी पर्वत, इन सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल है। पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में जो घाटी है इसको क्या कहते हैं? बहुत सवाल होता है। कश्मीर घाटी आता सवाल की कश्मीर घाटी किसके मध्य में? तो पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। इस पर पीर पंजाल तथा बनिहाल नगरें प्रमुख हैं। अगला पॉइंट, भारत के प्रमुख हिल स्टेशन लघु हिमालय पर स्थित हैं। भारत के प्रमुख हिल स्टेशन, पर्यटन हिल स्टेशन लघु हिमालय पर स्थित है। जैसे मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला। अब याद रखना कि ये कौन से हिमालय पर, अगर कभी जाओगे हिमालय पर घूमने तो पता लगेगा कि हम इन शहरों में तो ये लघु हिमालय पे है। कभी सोचो कि शिवालिक पे है। ठीक है, शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। ठीक है, सारे के सारे हिल स्टेशन लघु हिमालय पर। शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग।
हिमालय का अगला पॉइंट, लघु हिमालय का दक्षिणी ढाल खड़ा है। हाँ याद में साढ़े तीन बातें नहीं। दक्षिणी ढाल खड़ा है और उत्तरी ढाल मंद है। दक्षिणी ढाल खड़े का मतलब यह है, जैसे ये मोबाइल दिख रहा ये खड़ा है, तो मंद का मतलब ये हो गया, यानी कि उधर का ढाल मंद है और इधर का ढाल खड़ा है। अगला पॉइंट, यहां पर चीड़, देवदार, नीला पाइन, चीड़, देवदार, नीला पाइन, ओक, चीड़, देवदार, नीला पाइन, ओक, मैग्नोलिया जैसे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं तथा सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं तथा बर्च, स्प्रूस, बर्च, स्प्रूस, सिल्वर फर जैसे कोणकारी वन देखने को मिलते हैं। जैसे कोणकारी वन देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट, इस घाटी क्षेत्र में ढालों के सहारे, इस घाटी क्षेत्र में ढालों के सहारे चारागाह पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग तथा कानमर्ग, जैसे गुलमर्ग तथा कानमर्ग नाम सुना होगा इनका। तो क्या है, चारागाह क्षेत्र है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में इन मर्ग को बुग्याल तथा पायाल कहते हैं। बुग्याल तथा पायाल कहते हैं। ठीक है, बुग्याल तथा पायाल कहते हैं। अब लिखे शिवालिक, अगला नंबर लिखा है शिवालिक लिखे। शिवालिक पर लिखे पहला पॉइंट, इसको उप हिमालय भी कहते हैं। इसको उप हिमालय भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अगला पॉइंट, सपाट घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं। सपाट घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं तथा पूरब में पयार कहते हैं। तो पयार नहीं, पूरब में तो पयार काटते ना, द्वार कहते हैं। पूरब में द्वार कहते हैं।
अरे जैसे देहरादून, हरिद्वार, है ना, दोनों इसके एग्जाम्पल। अगला पॉइंट, जाकू पहाड़ियाँ, दुधवा पहाड़ी, जाकू पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, चुरिया, डाकू पहाड़िया, दुधवा पहाड़ी, चुरिया मुड़िया, चुरिया मुड़िया एक ही नाम है ये। कफला, कफला, मिरी, 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 अबोर, अबोर, मिशमी। यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख पहाड़ियां हैं। इस शिवालिक क्षेत्र में उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। शिवालिक का निर्माण अंतिम पैलियोसीन से लेकर मध्य प्लीस्टोसीन काल के दौरान हुआ है। ठीक है, ये आपका इसका फिजिकल स्ट्रक्चर का एक पार्ट के महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो एग्जाम में निरंतर आते रहते ही हैं, है ना। इनमें से अधिकतर आता ही रहता है। जब फिजिकल फीचर्स की बात आती है तो पूछे ही जाते हैं। इसके बाद कल नेक्स्ट स्टेप पकड़ेंगे, जो आपका मैदान बना, किस तरीके से बना, कौन से सिद्धांत है, पठार कैसे बने और द्वीप कैसे बने, कल उन पर चर्चा करेंगे। और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से रहते हैं। ठीक है, जितना ये आप लोगों को क्लास में बताया जा रहा है या पढ़ाया जाता है किसी भी क्लास में, उसको घर पे जाके एक बार अपने आप से रिवीजन कर लिया करो, ताकि आपको वो पॉइंट्स याद हो जाएं। और साथ ही कोई एक बुक रखो जिससे कि इनको पढ़ते रहो। फिजिकल ज्योग्राफी की किताब या इंडियन ज्योग्राफी की किताब आरसी तिवारी की ले लो, वैसे भी आपको पढ़नी है जीएस के लिए। या वो नहीं पढ़ रहे हो तो आप बड़माल की जो किताब है उसको ले लो, उससे पढ़ते रहा। ठीक है, उनसे क्या होगा कि नए कुछ फैक्ट और मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए।